वेलकम टू अंकुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग शिक्षण विधियों को जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर भी हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा यूपी टेट 2018 का, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा होगा पहला ऑप्शन विद्यार्थियों का मानसिक स्तर। मानसिक स्तर का ध्यान रखकर ही शिक्षण विधियां बनाई जाती हैं। उसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान में रखकर हम शिक्षण विधियों को बनाते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तीसरा हमारा है अभिभावक की पृष्ठभूमि। अभिभावक की पृष्ठभूमि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला ऑप्शन है हमारा विषय की विशिष्ट प्रकृति, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे सब्जेक्ट को देखकर हम शिक्षण विधियों को ही बनाएंगे। एक तो बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे का व्यक्तिगत भेद, और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है विषय की जो प्रकृति है, विषय की प्रकृति से ही हम लोग शिक्षण विधि का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक का सहयोग लिया जाता है और विद्यार्थी आपस में मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। सहभागी विधि भी उसी प्रकार है कि प्रजातांत्रिक है। व्याख्यान विधि जिसमें शिक्षक एक तरफा चर्चा करता है, एक तरफ खड़े होकर बोलता रहता है, विद्यार्थियों से डायरेक्ट चर्चा नहीं करता रहता है। लंबे और इस तरह के सब्जेक्ट में हम लोग खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में व्याख्यान विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में चर्चा हो रही है, वहाँ पर इस तरह की प्रोजेक्ट विधि, सहभागिता, चर्चा की बहुत आवश्यकता नहीं होती। अगला ऑप्शन है हमारा सामूहिक परिचर्चा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, इसका सही आंसर होगा व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन है छात्रों की प्रतिभागिता के लिए कौन सी विधि ठीक है। सुपर टेट 2020 का क्वेश्चन है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। छात्रों की सहभागिता अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए सही आंसर होगा हमारा सामूहिक परिचर्चा या फिर विचार विमर्श। भाई अगर हमें बच्चों से चर्चा करना है तो बच्चों के सामने हम विषय को रखेंगे, बच्चे अपने विचार रखेगा और हम लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विचार विमर्श विधि या फिर सामूहिक परिचर्चा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है निचली कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा कहानी कथन विधि का। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है क्लास में कि अगर हमें बहुत छोटी क्लास में पढ़ाना है तो वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी के रूप में बात स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा कहानी जब याद करता है, कहानी को बहुत ध्यान से सुनता है तो उसको पूरी बात समझ में आती है। इसके अलावा बच्चा किसी भी प्रकार की बात को नहीं समझता, यहाँ तक कि बच्चा बैठने की स्थिति में भी नहीं होता है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा है। तो बच्चे के सामने हम एक राजा रानी, एक गांव की कहानी, इस तरह कहानी बोलकर या कहानी कहकर ही बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, निचली कक्षाओं के लिए कौन सी विधि ठीक है, कहानी कथन विधि। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कल हम लोगों ने पढ़ा था किंडरगार्टन विधि। किसने दी थी, फ्रॉबेल ने दी थी। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। इसमें इन्होंने कौन से खेल का सबसे ज्यादा प्रयोग करने पर बल दिया था। तो उसका सही आंसर होगा गेंद के खेल पर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है खेल विधि। किसने दिया था, कल तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। खेल विधि हमारा दिया था कुक ने, कोल्डवेल कुक ने। अच्छा, इसी से अगर दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो उसका होगा आंसर, उसका क्या होगा, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। खेल शिक्षण विधि, खेल विधि और खेल शिक्षण विधि दोनों में हल्का सा अंतर है। ये हरियाणा टीईटी में भी एक आध बार पूछा गया है। खेल शिक्षण विधि किसने दिया था, ये हमारे फ्रॉबेल ने दिया था, क्योंकि इन्होंने गेंद का ही तो खेल सिखाया था और इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का विस्तार किया था। इन्होंने बच्चों को एक पौधशाला की तरह बच्चों को माना कि बच्चे क्या हैं, एक छोटे पौधे की तरह हैं, उसको हम लोग नरिश करेंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो खेल शिक्षण विधि यदि पूछा जाए तो हमारे फ्रॉबेल होंगे और खेल विधि पूछा जाए तो कोल्डवेल कुक होगा। ठीक है,